हेलो, स्वागत है आपका रेलवे कार्निवल वाइड टेक्स्ट बुक टॉप ट्रेंडिंग जीके। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर विजिट किए होंगे, ज़रूर आपने यहाँ पर जाकर तैयारी की होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के पीछे जो क्लासेस, जो कंटेंट आप देखते हैं, उसके पीछे कौन शख्सियत है, कौन है वो व्यक्ति जो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं? तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। हम आपको मिलाने वाले हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके के वीडियोस के पीछे की जो आवाज़ है, यानी जसराज सर से। तो जसराज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेलवे कार्निवल में। थैंक यू सर, आपसे मिलकर पूरी टेक्स्ट बुक टीम से बहुत अच्छा लगा वाकई में। और आप सभी जो मेरी आवाज़ सुनते थे, बहुत से एस्पिरेंट पूछते थे कि सर आप अपना फेस कब दिखाओगे। मैंने कहा जब अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, लाखों बच्चे जो है आपका फेस देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि जो व्यक्ति, जो टीचर उनको इतना अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करा रही है वो एक्चुअल में है कौन। आपसे मिलना चाहते थे, आपका फेस देखना चाहते थे, आपको जानना चाहते थे। जी हाँ, जो टॉप ट्रेंडिंग जीके के पीछे की आवाज़ है वो मेरी ही है। मैं ही ये 2017 से सफ़र शुरू किया था और आप सभी के जो सहयोग से, सपोर्ट से बहुत अच्छा चल रहा है। जी, तो सर हम रेलवे के अराउंड बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल मेरे मन में भी था और बच्चों के मन में भी है, सर 7 साल पहले आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, 7 साल पहले आप इस फील्ड में आए थे, टीचिंग में, कंटेंट क्रिएशन में। आपने फेस क्यों नहीं दिखाया? सर इसकी एक वजह तो ये है कि जिससे इन्फ्लुएंस होकर मैं आया है, इस फील्ड में आया था जी, तो उनका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, वो भी फेस नहीं दिखाते थे। तो मैंने भी सोचा कि शॉर्ट में शुरुआत जब करते हैं तो वीडियो भी तुरंत इंस्टेंटली बन जाता है जी, और कहीं पर भी वो अपन वीडियो बना देते हैं। नहीं तो अपने आप को ग्रूम करने में और पूरा सेटअप करने में वक्त लगता है। और इसलिए जिस अपना काम जैसे जीके का जो नोटिफिकेशन का है, अपडेट का है, तो तुरंत डिलीवरी के लिए जी, अब उसकी आदत लग गई। तो ये कभी सोचा भी नहीं था और धीरे धीरे पता चला वाकई में फेस की भी वैल्यू होती है। जी। और अच्छे अवसर की तलाश में था तो वाकई में आज बहुत कुछ यहाँ पर बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका मिला। तो ज़रूर, जैसे ही सर ने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं रेलवे एस्पिरेंट के लिए, मैंने तुरंत इस टाइम पे यहाँ बोल दिया। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो हैं आपसे मिल लिए हैं। अब आप फ्यूचर में चाहते कभी क्या अपने जो चैनल है, जो यूट्यूब, उस पर भी आप जो है पूरा वीडियो लेकर जाएं फेस के साथ? बिल्कुल प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फेस से जो वैल्यू होती है, स्टूडेंट का विश्वास भी बढ़ता है। तो ज़रूर अभी मैं कोशिश करूँगा। आज से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है जी, क्योंकि पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ। थोड़ा नर्वसनेस देख सकते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव, यदि कुछ अनुभव मिलेगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे इस पर। जी। तो सर आप 2017 से जो है वो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट से अपने चैनल के माध्यम से। रेलवे की हम बात कर रहे हैं तो रेलवे में 5 साल बाद वैकेंसी जो है आना शुरू हुई है, अभी पूरी आई भी नहीं है, एनटीपीसी ग्रुप डी बाकी भी है। तो जब इतने समय बाद वैकेंसी आई है तो स्टूडेंट के बीच में जो है वो अब कैसा माहौल है? क्योंकि बहुत लंबा इंतजार था, हम भी देख रहे थे 2000, इनफैक्ट 2023 से तो हम सुन ही रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, लेकिन अब जो है वो आना शुरू हुई है। एएलपी सबसे पहले आया था, तो कैसा माहौल है स्टूडेंट के बीच में? अभी जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, जैसे 2019 वाली उन्होंने ग्रुप डी दी, एनटीपीसी दी, एएलपी की तो इससे पहले 2018 में आई थी। तो काफ़ी कैंडिडेट डिमोटिवेट भी हुए और अवरेज भी हो गई, लेकिन कुछ थे अपने सफ़र पर बने हुए थे और उनको आज जो वैकेंसीज़ के रूप में उनके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो ज़रूर मैं मानता हूँ आपका जो कंपटीशन है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन जो जिस भी कैंडिडेट ने इस कंपटीशन में अपने आप को साथ साथ बनाए रखा है तो वो ज़रूर सफल हो जाएगा। और वैकेंसीज़ अभी रेलवे का एक ऐसा है कि जो शुरुआत में वैकेंसीज़ आई थी 2018-19 में, तो वो आगामी वर्ष की 7 में रिक्तियाँ थी, उनको ऐड कर रहे थे। इस कारण अभी भी ऐसा देखने को मिलता, काफ़ी एस्पिरेंट हैं जो जिस भी आरआरबी से उन्होंने फॉर्म डाला है, उनका सिलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, उसके बावजूद वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज़ है ही नहीं। जो पहले वाली वैकेंसीज़ थी वो उन्होंने ऐसे आइडिया लगा के दी थी लगभग के इतने पोस्ट खाली हो जाएगी, तो शुरू से ही पहले से। तो अब की बार रेलवे ये सोच रहा है कि आगामी जो वर्ष की वैकेंसीज़ हैं वो जो भी वैकेंट सीट है उसी पर दें, इसलिए उनका एक शेड्यूल भी आ गया है। तो मैं मानता हूँ जो भी आने वाले समय में जो तैयारी करेंगे स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अवसर है और उनको ये डील ग्रैब करनी चाहिए। बिल्कुल सर, एग्जाम कैलेंडर तो आ गया है, लेकिन अभी जो स्थिति है, वैकेंसी 5 साल बाद आना शुरू हुआ है, एएलपी तो 6 साल बाद मान सकते हैं, और वैकेंसी कम भी है, बिल्कुल। एज में रिलैक्सेशन दे दिया है एक्स्ट्रा। तो कहीं ये जो 3 चीज़ें हुई हैं, एक तो इतना बड़ा गैप जो मिला 5-6 साल का, एज रिलैक्सेशन और वैकेंसी कम होना, कंपटीशन जो है वो पिछली बार अगर हम हर एग्जाम की बात भी करें तो हाई जाने वाला है पिछली बार की तुलना में। बिल्कुल, कंपटीशन तो वर्ष दर वर्ष बढ़ता ही है और इसके ऊपर वैकेंसीज़ का कम आना और ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है।
मैंने देखा है ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, शुरुआत में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी तो एक पोस्ट पर 100 जनों का कंपटीशन था। अभी एएलपी में देख रहा हूँ कि एक पोस्ट पर 300 जनों का कंपटीशन है, 300 कैंडिडेट उसको फाइट करने वाले हैं। और बाकी ये भी है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है और नए नए नवाचार आता है और स्टूडेंट के मध्य जो पढ़ाई का माहौल है वो चेंज होता है, नई नई स्ट्रेटजीज बनती हैं और हमेशा कुछ न कुछ शॉर्टकट जो स्टूडेंट को चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। पहले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को खुद को एनालिसिस करना पड़ता था, अभी तो एआई का ज़माना आ गया है, तो इसलिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने आप को हर कोई अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो कट ऑफ लगभग 50% से भी कम जाती थी, अभी वो ही 60-70% के पार जा रही है। इसकी वजह है कि कैंडिडेट वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा तो हमेशा बढ़ती रहेगी। इसके लिए अपने आप को जो भी बाधाएं आती हैं उनको पार करते हुए हार मत मानना है, समय के साथ आपको अपडेट रखना है। तो जैसे सर आपने बात किया कि कंपटीशन जो है हर साल बढ़ रहा है और आपने खुद जो है रेलवे के ही 2 एग्ज़ाम निकाले हैं, बाकी टीचिंग का एग्ज़ाम आपका अलग है। तो आपने जब रेलवे के 2 एग्ज़ाम निकाले थे, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों आपने निकाले और जो मेजर एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, तो जब आप खुद एस्पिरेंट थे और अब जब आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो इस दौरान जो पिछले 5-6 वर्ष में जो आपने चेंजेस देखे हैं वो क्या देखने को मिले हैं, चाहे वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं साल दर साल आपको? बदलाव एक तो ये मिल रहा है, पहले तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो ऑनलाइन का इतना ज़माना था नहीं, उस समय भी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी भी बहुत कम करते थे, ऑफलाइन कोचिंग लेते थे, तो अलग माहौल था। अभी ऑनलाइन में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कैंडिडेट तैयारी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास जो सुविधाएं मिल पा रही है, रिसोर्सेज है, वो भरपूर है। और जब 2018 में मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकला था, उस समय मैं जैसे 2017 में अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, तो ग्रुप डी से पहले मैंने एएलपी वगैरह का जो एग्ज़ाम चल रहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो उसका एनालिसिस वगैरह काफ़ी कुछ मेरे को फ़ायदा दिया है। मैंने वैसे मॉक टेस्ट मेरा वो एग्ज़ाम का एनालिसिस ही था एक तरीके से, डेली नए नए सवाल आना, उसको फिर बेहतर ढंग से उस पूरे सवाल की डिटेल लेना और स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना। तो 3-4 बार एक बार उस सवाल सामने से निकल जाए ना, तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते थे तो वो काफ़ी हेल्प किया है। और प्रीवियस ईयर के पेपर जब 2000 एएलपी 18 का एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी ये प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने जो अगस्त 18 में हुआ था, उसके बाद सितंबर में रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, तो उसी वजह से मैंने जो पेपर है वो ग्रुप डी का निकाल दिया था 18 में। और फाइनली मेरा जोधपुर डिवीज़न से हो भी गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरी कुछ अलग ही इच्छा थी ज्वाइन करने की, टीचिंग फील्ड में आने की। और फिर उसके बाद तो अच्छा गया। उसके बाद नेक्स्ट एनटीपीसी का भी 2019 वाला जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी CT1 निकला, CBT2 निकला और मेरा लेवल 2 और लेवल 5 में हुआ था। और फिर मैंने टाइपिंग में नहीं गया, इसमें टीचिंग में लग रहा था, राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम है उसी की तैयारी कर रहा था और फाइनली वो सफलता भी हासिल हो गई है। फिलहाल मैं एज ए टीचर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक सवाल ये भी आता है रेलवे के स्टूडेंट के लोग खास करके कि रेलवे में जो है वैकेंसीज़ का अब तो खैर कैलेंडर आ गया, पहले कुछ अता पता नहीं होता था कि कब आएंगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ओवर एज हो रहे हैं, समय निकल रहा है और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, तो कहीं ना कहीं या तो वो हार मान लेते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि रेलवे तो नहीं हो रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं और जाते हैं। तो प्लान बी स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आप खुद जो है रेलवे से टीचिंग में शिफ्ट करें और कहीं ना कहीं पैटर्न जो है बिल्कुल अलग चला गया, तो क्या रेलवे की तैयारी करते करते दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए या फिर कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे रेलवे में जो मैथ्स का रहता है, अपना रीजनिंग का है, जीके का पोर्शन है, तो उससे संबंधित जो भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम आता है उसमें भी मैथ्स का रहता है, रीजनिंग का रहता है और स्टेट एग्ज़ाम की अलग से जीके होती है, तो उसको आप फोकस कर सकते हो। क्योंकि अभी वैसे रेलवे के बोल रहे हैं कि प्रतिवर्ष एग्ज़ाम आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आता है आई थिंक आ ही जाएगा, जैसा कि लग रहा है इनके एसएससी की तर्ज पर ये काम करेंगे। लेकिन जब नहीं आता तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है और कहते हैं कि लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए। तो अभी आई थिंक आपको रेलवे पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये साल दर साल आता रहेगा, तो एक ही आपका लक्ष्य है तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो जो चौराया होता है ना, सर्किल जी, तो उस पर 4 रास्ते होते हैं, आप एक रास्ते पे और आगे बढ़े, लेकिन कुछ देर बाद आपने सोचा यार इसमें होगा कि नहीं होगा, फिर वापस चौराहे पर आए, दूसरे रास्ते की ओर आप चल पड़े, तो इससे होगा क्या, आप वहीं हाथ पैर मारते रह जाओगे और चौराहे पे ही रहोगे, किसी मंजिल जो रास्ता है ना अपना पूरा, जहाँ पर अंत लास्ट में मंजिल है, उस पर नहीं पहुँच पाओगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें सिलेबस सेम है ना उसको ज़रूर आपको टारगेट करना चाहिए। स्टेट एग्ज़ाम हो गया, अदर अपना सेंट्रल एग्ज़ाम एसएससी वगैरह हो गया। जी। वैकेंसी की बात हो रही थी,
2,93,000 वैकेंसी के आसपास जो है रेलवे में खाली हैं, बट जो वैकेंसीज नोटिफिकेशंस देखने को मिल रही हैं, एएलपी में जो है 5,600 रह गई कुछ, टेक्नीशियन में 9,000, फिर आपका अभी जो आरपीएफ आया उस 4,600। हाँ, तो वैकेंसीज जो है वो बहुत कम है, मतलब पिछली बार से आधे से भी कम वैकेंसीज जो है देखने को मिल रही हैं। बट जो वैकेंसीज का नंबर, जो वैकेंट पोस्ट है वो लगभग 3 लाख के आसपास है। इसके पीछे क्या रीज़न है? सिर्फ यही कि एग्ज़ाम जो है हर साल कराना है, या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? हो सकती है 2 वजह। एक तो ये है कि आज रेलवे में भी बहुत कुछ मशीनरी से काम होने लगा है, तो कुछ पोस्ट हैं वो लैप्स कर रहे हैं। पहले तो वही सोच रहे थे कि आने वाले समय में पोस्टों को ऐड करते हुए एक साथ ही रिक्रूटमेंट निकालेंगे, तो सभी बच्चों को अच्छा लगेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, एग्ज़ाम में थोड़ा मोटिवेट रहेंगे। लेकिन अभी ये साल दर साल निकाल रहे हैं, तो ये भी एक वजह, दोनों ही वजह हो सकती हैं कि एक एक साल में जो भी वैकेंसीज आएँ वो निकालते रहें और ये प्रोसेस चलती रहे। बट इसमें शायद कहीं ना कहीं उन बच्चों का लॉस भी हो सकता है जिनका ये Coverage वाला। आखिरी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल। भले ही मिला है, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस रिलैक्सेशन के बाद भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगे, हो सकता है उन्हें नोटिफिकेशन तक वो ओवर एज भी हो जाए, तो उनका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। उन कैंडिडेट का जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और अभी ये वैकेंसीज आई जिसमें 1 जुलाई 2024 से काउंट कर रहे हैं, जी, और उसमें ये वो पीछे रह रहे हैं ना, तो अब उनके लिए तो क्या कर सकते हैं रेलवे का। नेक्स्ट तो वो इसी वैकेंसीज़ में ही पीछे रह जाएंगे, तो आगामी वैकेंसीज़ में तो कोई मतलब रहता नहीं है, तो उनको स्विच कर जाना चाहिए अदर एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी यदि उन्होंने कुछ बीएड वगैरह कर रखी है तो टीचिंग में वो जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका टीचिंग में नहीं हो तो एकमात्र अपना ये भी नहीं हो सकता कि लक्ष्य की सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही हो, तो उनको अनुभव ज़रूर मिला होगा। ये जो धैर्य रखा है इन्होंने, इतने साल हैं, जीरो से शुरुआत की है, तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ना, आई थिंक झंडे गाड़ ही देंगे। बिल्कुल। ओवर एज की बात हुई थी, एज रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ इसी साल रहेगा, या कुछ उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? आई थिंक अभी जो एनटीपीसी की वैकेंसीज ये बता रहे आएगा मिड में, उसके बाद ग्रुप डी की आएगी, जो अब की बार वाली वैकेंसीज आएगी 2024 में, इसमें तो मिलने ही वाला है, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 सालों से वैकेंसीज आई नहीं है, तो उसमें तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट 2025 में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आपने एज रिलैक्सेशन पर भी बात करी। अब बात करते हैं थोड़ी प्रिपरेशन से, क्योंकि आप जो है खुद टीचिंग में करते हैं। जीए को लेकर बहुत स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न रहता है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पूछा जाता है, तो वो थोड़ा बताइए कि क्या रणनीति रहती है जब जीए और जीके की बात आती है, और खास करके वो स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल। जो जीरो से जीके की शुरुआत करते हैं, और जीके बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस भी आ जाती हैं। तो जब जीरो से आप शुरू करेंगे ना, एक साथ इतना देखेंगे तो स्टूडेंट घबरा जाता है वाकई में कि क्या पढ़ूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं कि जो कोहरा होता है ना, कोहरा, उससे भी अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आपको देखना है, बहुत दूर से कोई चीज़ नहीं दिख रही है, तो धीरे धीरे आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी तस्वीर वो धुंधली थी वो स्पष्ट होती जाएगी। तो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, तो वाकई में अपने आप आपका मन लग जाएगा। और जीके में आप क्या कर सकते हो, तो इतना बड़ा है, बहुत से कैंडिडेट बिल्कुल डीपली में अंधाधुंध पढ़ रहे हैं कि जीके है, फटाफट निकला, हिस्ट्री कर दिया, वो कर दिया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, जीके को इतना आपको गहराई से नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही पढ़ना चाहिए। अपन को कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, एग्ज़ाम ही निकालना है। तो जो विशेषकर जीके की यही स्ट्रेटजी रहती है, आप पहली बार कोई टॉपिक उठा रहे हो, जैसे आपने 1857 की क्रांति उठा लिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, आप अपने आप को किताबों के सामने झुका दो, ये अपने आप के सामने दुनिया झुका देगी। तो पहले तो आपको उस बुक से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो एक बार देखना है, और फिर आप देखेंगे कि वो काफ़ी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे याद करने की यही स्टेज रहती है, सबसे पहले आपको लिसन करना है, जो साइकोलॉजी में बताया गया है, सबसे पहले लिसन करो, फिर स्पीक करो, फिर रीड, और लास्ट में लिखना होता है। तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इवन टेक्स्ट बुक पर भी बहुत सारा है। तो वीडियो से आप उस टॉपिक को एक बार वीडियो में देख लेंगे, और आपने पहले किताब में एक बार सरसरी नज़र से देखा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दोबारा उसको आप सुन लेंगे कंटेंट को, तो ये 2 बार तो हो गया। अब जीके में होता क्या है, जैसे कोई आपके सामने नया रास्ता है, आप पहली बार उस रास्ते से गुजर रहे हो, तो जब पहली बार उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको लगेगा बोरिंग सा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है, कितना समय लग गया। लेकिन जब आप रिटर्न लौटेंगे ना वापस, तो आपको लगेगा ये तो कुछ रास्ता था ही नहीं, मैं वैसे ही, हाँ, बहुत आसान था। तो जीके में भी ऐसा ही है, मेन चीज़ रिवीजन का खेल है सारा कुछ। तो पहले जो आपने टॉपिक है वो देखा, समझ में नहीं आया, यूट्यूब से वीडियो देख लिया, और फिर आपने जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, अब बहुत से कैंडिडेट हैं
बहुत अलग अलग बुक्स को फॉलो करते हैं। 10 बुक्स की बजाय आपको एक बुक्स को 10 बार पढ़ लेना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उस टॉपिक को आपने वीडियो में देखने के बाद एड ऑन किया कि भाई ये चीज़ें तो इस बुक में है ही नहीं, तो वो अपना एक अलग से नोट बन जाएगा और वो बुक्स में है उसको आप हाईलाइट करते जा रहे हो। दोबारा अब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको दुश्मन की ताकत का पता पहले ही होना चाहिए कि दुश्मन कितना, तो ये ताकत का पता आपको तब चलेगा जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आते हैं और मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो एक बुक्स आपको ऐसी प्रीवियस ईयर की ले लेनी है जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज उनके सवाल रहते हैं। तो जो भी सवाल जो भी आपने कंटेंट देखा है और एड ऑन किया है कुछ चीज़ों को, फिर आप सवाल देखेंगे ना प्रीवियस ईयर को, तो आपको वाकई में कॉन्फिडेंस आ गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सवालों में भी आ रहा है। तो तीसरी बार आप सवाल देख रहे हो तो 3 बार तो वैसे ही आपके सामने से निकल रहा है। फिर आप उसको अपना नोट भी बना सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट आपके लगे पूरा नोट्स बना दिया और फिर नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो। तो इस टाइप से आपको मिक्स करके चलना होगा, बुक से भी, वीडियो से भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर तो आपको लेना ही है पक्का, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में एग्जाम में क्या आता है, आप पढ़ क्या रहे हो। और फिर मेन चीज़ है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते बहुत से कैंडिडेट कहता है कि मेरा 3 बार सिलेबस निकल गया, 4 बार निकल गया, लेकिन जब एग्जाम्स की बारी आती है तो बोलता है ये तो सवाल हो ही नहीं रहा, देखा हुआ फिर भी नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि उन्होंने रिवीजन किया ही नहीं। मेन चीज़ रिवीजन है, आपको कम से कम वीक में उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उसको वीकली आपको रिवाइज करना है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जीके का ऐसा ही है, जितना आप रिवाइज करेंगे। अब जीके में क्या होता है, कुछ टफ टॉपिक भी होते हैं, तो आई थिंक टफ टॉपिक से स्टूडेंट को बहुत कम शॉर्ट से शुरुआत करनी है कि मेरे को आज बस इतना ही 5 मिनट या फिर इतना सा ही कंटेंट पढ़ना 3 लाइन का। धीरे धीरे उसको आप बढ़ाएंगे ना और पढ़ते रहेंगे ना, वो टॉपिक आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगा। तो शुरुआत है वो कम कंटेंट से कर सकते हो टफ में, क्योंकि आप बोर हो जाते हो, थोड़ा लंबा देखते हो, समझ में नहीं आ रहता है। और बाकी अभी बहुत से कैंडिडेट हैं जो शुरुआत में हैं, जैसे 12th की हैं, तो उनका थोड़ा माइंड साफ रहता है, वो मेमोरी अच्छी रहती है, वो स्मरण कर पाते हैं, ज़्यादा याद कर पाते हैं। लेकिन जिनकी एज हो गई है उनकी मेमोरी उतनी नहीं रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं। मैं वही पूछना, रिलेट कर काम करती है। बिल्कुल, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट मेरे को भी करते हैं, सर इसकी ट्रिक्स बना दो। मेरा मानना ये है कि जब आप दूसरों की ट्रिक्स देखते हो ना, तो एक तरीके से आप उनकी ट्रिक्स रट रहे हो, हैं साथ साथ। लेकिन जब आप अपनी भाषा में ट्रिक बनाएंगे तो आप अपनी कैसी भी भाषा में ट्रिक्स बना सकते हो। नहीं तो सोशल मीडिया पे या फिर इधर उधर जो ट्रिक्स रहती है ना, वो थोड़ी सभ्य भाषा में रहती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो परिवेश की भाषाएं हैं वो आप ट्रिक्स बना सकते हो, और जैसे ही वो एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको उनको रिलेट कर पाएंगे, तो अच्छा ये तो वो वाला है। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं जीके के लिए। सर, कोविड के बाद जो है हमने शुरू ही बात करी, जो है तैयारी करने का जो तरीका है, जो माध्यम है बदला है। लोग जो है ऑनलाइन जुड़ना शुरू हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, खुद लाखों बच्चे जो है टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपने अभी मेंशन भी किया, प्रीवियस ईयर पेपर और जो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो है उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट हैं, इसको मैं कहूँगा एक तरीके से अनुभव। जी। एक कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने 5-7 एग्ज़ाम दिए, एक जो फ्रेशर है पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो जब 2 कैंडिडेट आपस में डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे तेने कितने एग्ज़ाम, अच्छा 5 एग्ज़ाम, मैंने तो एक ही दे रहा हूँ, मेरा कैसे होगा। लेकिन वो अनुभव, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिए वो मान लो रियल एग्ज़ाम दिए, लेकिन जो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म है ना, ये एक तरीके से अनुभव का ही सिनोनिम्स है। आप अपना अनुभव है वो मॉक टेस्ट से बाकायदा बना सकते हो, और टेक्स्ट बुक या फिर अदर जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर से ही आपको पता चलता है अपनी कितनी औकात है। और समय रहते यदि आप मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट कब आपके लिए फ्रूटफुल होगा, जब आपने मॉक टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस किया, कहाँ का मेरी गलतियाँ हो रही है, कौन से सवाल में मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट उसको नोट करते हुए यदि कैंडिडेट मॉक टेस्ट देता रहेगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हुए देता रहेगा, तो जो मॉक टेस्ट दे रहा है, जिस भी टॉपिक से सवाल आया है उसको दोबारा वो देखेगा अपनी बुक्स में, अच्छा ये तो मैंने गलत कर दिया, तो एक तरीके से उनका पूरा टॉपिक भी वो रिवाइज हो जाएगा। और अपने आप को परखने का अच्छा मौका है, अपने आप को बूस्ट करने का अच्छा मौका है कि यहाँ कमी है और ये वाला मेरा सेक्शन हमेशा वीक रहता है, लगातार जितने भी मॉक दिए हैं ये गलत होता ही रहता है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूं। तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, वो एज आपके एक्सपीरियंस पे काउंट होंगे, यानी एग्जाम से पहले एक तरीके से वो आपके रियल एग्जाम ही है। तो मॉक टेस्ट कम से कम मेरा मानना है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, वीक में 2 मॉक तो आपको देने ही चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है आपका कितना सिलेबस हो गया है, और
ये रहता है कि कैंडिडेट काफ़ी तो ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट कब से शुरू करें, ये भी काफ़ी कमेंट आते पूछते हैं। तो इसमें ये मेरा मानना है कि आप शुरुआत से तो एक बार तो जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार मॉक देना चाहिए, आपको पता चले एग्जाम एक्चुअल में आता क्या है और आप शुरुआत में देंगे तो आपका लेवल भी पता चलेगा कि मेरा क्या लेवल है, क्या मैं पासिंग मार्क्स भी ला पा रहा हूँ या फिर कौन से ऐसे टॉपिक है जो मैं सही कर पा रहा हूँ, यानी इतना मेरा लेवल है, बेसिक्स क्लियर है। तो एक बार शुरुआत में तो उनको मॉक देना ही है, ताकि लास्ट में जो मॉक देगा ना तो पता चलेगा अच्छा शुरुआत के मॉक्स के मेरे इतने मार्क्स थे और लास्ट में इंप्रूव करते करते मेरे इतने मार्क्स हो गए, तो अपने आप में उसको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जीरो से शुरू किया था, आज मेरे इतने मॉक्स आ गए। तो शुरुआत में तो 1-2 मॉक टेस्ट देने ही है। उसके बाद आपको सिलेबस पे थोड़ा फोकस करना है, कम से कम 30-40% आपका सिलेबस हो जाए 1-2 माह में, फिर आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहिएगा। वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और जो नई चीज़ उस मॉक टेस्ट में देखने को मिली उसको नोट करते हुए आप तैयारी करेंगे ना, तो बिल्कुल निरंतरता के साथ यदि आप कंटिन्यूटी के साथ इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाए रखते हैं तो सिलेक्शन तो क्या आपकी रैंक भी आ जाएगी बहुत बेहतरीन। बिल्कुल सर। तो ख़त्म करें उससे पहले जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे खास करके जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहें। हाँ, पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, मैं ये मानता हूँ एक वो कहते हैं ना हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। तो पहली बात तो स्टूडेंट को चिंता बिल्कुल नहीं करती। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं घबरा जाते हैं, पहले तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जब अंतिम स्टेज आती है कब तो एग्ज़ाम होने ही वाला 15-20 दिन 1 महीने हैं, तो उसमें वो मार खा जाती कि अब तो क्या है हो ही जाएगा, या फिर वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जो गोताखोर की मृत्यु होती है वो किनारों पर होती है, बीच समुद्र में नहीं होती है, क्योंकि तब तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वो पूरा एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में आते तो अब तो हो ही जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या करता है, उनका माइंड सेट है थोड़े घबरा जाते हैं, अब क्या करें, ये भी कंडीशन बन जाती है। तो फ्रेश माइंड से यदि आप तैयारी करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कहूँ कि कहीं ना कहीं इसमें आपका जो मेडिटेशन है वो ज़रूर मायने रखता है। मैं आपको बताऊँ मेरी तो, मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, तो एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम हॉल में होते हैं 1 घंटा तो वैसे ही पहले ही वो एंट्री करा देते हैं, तो मैं लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, ऑक्सीजन का भरपूर उपयोग करता हूँ, ताकि माइंड में एक बार थोड़ी फ्रेशनेस रहे और ये नहीं लगे कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लगने, बहुत बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया है मैंने फेल भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारे एग्ज़ाम पास ही होता गया हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें काफ़ी बार फेल हुआ, तो उसमें पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दिमाग में एक सवाल में फंस गया, क्योंकि उसमें एक तो ये कि मॉक टेस्ट कम दिए हैं या फिर अपने आप को विश्लेषण नहीं किया कहाँ पर कमी है। तो फिर मैंने देखा कि मैं जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, शुरुआत में तो जो सवाल आपको आते हैं ना फटाफट वही करो, चाहे आपको सवाल आता है आपको लगता है ये तो अच्छा 2 मिनट ले लेगा तो उसको छोड़ो, सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना। पहला अटेम्प्ट आप जब पेपर देंगे तो पूरे के पूरे सवाल एक बार, जैसे 100 क्वेश्चन है ना, 100 के 100 सवाल देख लिए जो आपको एक्चुअल में आ रहे थे, बिल्कुल एक ऑप्शन ही आपका पक्का था। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन में आपको थोड़ा डाउट रहता है, तो एक ऑप्शन वाले फटाफट आपको कर लेना, तो इससे आपका तो माइंड है ना वो फ्रेश होगा, अच्छा इतने सवाल हो गए, अब तो टाइम इतना पड़ा मैं आसानी से कर लूँगा। तो फिर दूसरी बार वो कोशिश करना है, सेकेंड जो राउंड होगा उसमें वो सवाल जो थोड़े लेंथी थे, हो सकते थे आते थे थोड़े लंबे थे, टाइम कंज्यूम कर रहे थे, तो उनको लेना है, फिर 2 ऑप्शन वाले सवाल को लेना है। इस प्रकार से यदि आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे फ्रेश माइंड से, और बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, अनुभव मिलेगा। और वो कहते हैं ना असफलता से ही एक तरीके से अपनी सीढ़ी होती है, जो असफलता उस पर चढ़ के ही अपन सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यही रहे, अब बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट कर देना है, बस होगा सो देखा जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बिल्कुल सर, टेक्स्ट बुक ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और इतनी बड़ी जो टेक्स्ट बुक ऐप है, जो मैं समझता था आज उस ऐप, वो कहते हैं ना कि जो बात आप में है वो आपकी तस्वीर में का, तो अब तक वो तस्वीर ही देख रहा था मैं मोबाइल पे कि बस एक क्लिक से खुल रहा, लेकिन उसके पीछे आज देखा वाकई में इतनी ज़्यादा टीम है, इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, मेहनत है। जो आपके सामने मॉक टेस्ट आते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, और इस ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म आने का, आज अपना फेस दिखाने का अवसर मिला है। बहुत बहुत टेक्स्ट बुक टीम का जो ये सब रेलवे कार्निवल का आयोजन किया है, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर आपका समय निकालने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे जसराज सर, जिन्होंने यहाँ पर अपने अनुभव, अपनी यात्रा के माध्यम से जो है रेलवे पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि कैसे उनकी यात्रा रही, कैसे उन्होंने स्टूडेंट्स का जो मार्गदर्शन है वो कर रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर सर के साथ डिस्कस करी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने सर को आज तक देखा नहीं था तो सर ने को आज देखने का मौका भी मिला स्टूडेंट्स को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रेलवे कार्निवल बाय टेक्स्ट बुक में।